चलिए, सो विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 21। कल के लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन 1 से लेकर 20 तक हमने एमसीक्यू डिस्कस किए थे ग्रेविटेशन के। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हम लोग डिस्कस किए थे, कुछ आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ लीजिए। क्या है? इफ वी टेक द ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन एट द अर्थ सरफेस इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6400 किलोमीटर, what will be the change in the value of gravitational acceleration g at the depth of 64 किलोमीटर from the surface? ये क्वेश्चन भी ऐसा हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन कल किए थे। कर सकते हो इसको? कर सकते हो नहीं कर सकते हो? अरे हाँ रे, बताओ। हम्म, हाँ ही दे रहे हो, कुछ करोगे भी? हैं? कुछ करना नहीं है सर, हाँ देते रहेंगे आपको। देखो, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन एट द अर्थ सरफेस, जी कितना लिया अर्थ सरफेस का? 10। ठीक है, रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6400 किलोमीटर। आर जो लेना है वो लेना है 6400 किलोमीटर। ठीक है, व्हाट विल बी चेंज इन द वैल्यू ऑफ जी एट द डेप्थ ऑफ 64? डी कितना दे रखा है? 64 किलोमीटर। तो जी डी इक्वल टू क्या होगा? जी 1 माइनस डी अपॉन आर, ये फॉर्मूला होता है। जी 1 माइनस 64 अपॉन 6400। तो कितना आएगा ये? जी डी इक्वल टू जी 1 माइनस 1 अपॉन 100। तो आंसर कितना आएगा हमारे पास? जी डी इक्वल टू जी 99 अपॉन 100। ये जी डी आया। जी में चेंज कितना है ये पूछा है ना, चेंज कितना आएगा? तो चेंज क्या होगा? जी माइनस जी डी। ये तो चेंज हुआ, तो क्या होगा? जी माइनस जी जी माइनस क्या आएगा हमारे पास? जी डी। तो कैसे निकालोगे इसमें? जी माइनस 99 अपॉन 100 जी। तो आंसर कितना आएगा हमारे पास? जी अपॉन 100। तो मतलब क्या हुआ? 10 अपॉन 100। 1 अपॉन 10 मीन्स 0.1। कितना आएगा? 0.1। कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन आपका सही। समझ में आ गई बात? तो इसलिए जी की वैल्यू डाली ना हमने लास्ट में। वैल्यू हमेशा किस में डालनी होती है? लास्ट ऑप्शन में डालने होती है। डालनी होती है हमेशा वेरिएबल के साथ कैलकुलेशन करो, बोल रखा है ना मैंने। पहले भी क्या बोल रखा है? वेरिएबल के साथ कैलकुलेशन करो तो इजी होता है। समझ में आ गई बात अच्छे से? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। An object lying on the surface of the earth, the escape speed is 11.2 km per second. If an object on the earth is thrown away with the speed 3 times this value, find the speed after it escaped from the gravitational field of the earth. क्या होगा? अगर एक ऑब्जेक्ट जो है सरफेस पे है, जिसको एस्केप स्पीड कितनी है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। अगर ऑब्जेक्ट को अर्थ से थ्रो करें विद द स्पीड 3 टाइम ऑफ इट्स वैल्यू, इसकी वैल्यू से 3 टाइम्स ज्यादा वैल्यू के साथ क्या करें? थ्रो करें। फाइंड इट स्पीड आफ्टर इट एस्केप्ड फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ। जैसे ये अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड को क्या कर देगा? एस्केप कर देगा, तो उसकी स्पीड कितनी होगी? इसकी स्पीड कितनी होगी? तो देखो, सिंपल सी बात है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? ये अर्थ है, अर्थ की सरफेस पे अगर ऑब्जेक्ट है और मैं इसको 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड देता हूं, कितनी देता हूं? तो ये क्या करेगा? अर्थ की जो बाउंड्री है इसको क्रॉस करेगा। जस्ट जस्ट क्या करेगा? क्रॉस करेगा। इसमें आके यहाँ पे जब आएगा, इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? यहाँ पे 0 हो जाएगी। स्पीड कितनी हो जाएगी? 0। पर ये वापस नहीं आएगा क्योंकि ये ग्रेविटी फ्री रीजन में आ गया। ग्रेविटी फ्री रीजन में आ गया।
अब अगर इसको यहाँ पे 11.2 इंटू 3 से करता हूं मैं एस्केप, तो मतलब क्या हो, ये 33.6 से करेंगे तो यहां तक आने में इसकी जो स्पीड में डिक्रीमेंट होगा वो कितना होगा, 11.2 का डिक्रीमेंट होगा, किससे होगा, 33.6 में से। तो पीछे कितना बचा, कितना आना चाहिए आंसर, कितना आएगा, इसमें दे ही नहीं रहेगा ऐसा ऑप्शन। देखो फिर क्या करें कि फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट लाइंग ऑन द अर्थ सरफेस ऑफ द अर्थ escape at 11.2 kilometer per. If the object on the earth surface is thrown with the speed of 3 times this value, find the speed after it escape from the gravitational field of the sphere, earth sphere. क्या होगा अगर इसके अकॉर्डिंग निकालना, तो ऐसा होना चाहिए, पर ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं है। तो आपका 33.6 31.63 यहाँ पे दे रखा है, 29.63 दे रखा है, 19.23 किलोमीटर पर सेकंड दे रखा है, 42.69 किलोमीटर पर सेकंड दे रखा है। कैसे करेंगे, पता नहीं क्यों। क्या हुआ, क्या देख रहा है कॉपी में, हुँ? क्या बात है ही नहीं, कहाँ से मिलेगा, हैं? कैसे करेंगे तो? देखो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जब एस्केप करते हैं इसको, तो ये क्रॉस कब करेगा, जब इसकी एनर्जी जो है वो किसके इक्वल होगी, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल जीरो होना चाहिए एस्केप होने के लिए, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल क्या होना चाहिए, जीरो। अब जो बाकी रिमेनिंग एनर्जी बचेगी कुछ ना कुछ, इसकी रिमेनिंग एनर्जी बचेगी या नहीं बचेगी, रिमेनिंग एनर्जी तो बचेगी नहीं बचेगी। तो हमारे पास अगर किसी ऑब्जेक्ट को एस्केप करता, हमने क्या पढ़ा था, हाफ एम वी ई का स्क्वायर इक्वल टू क्या होना चाहिए, जी एम ई एम अपॉन आर स्क्वायर। ये पढ़ा हमने, ये पढ़ा कि नहीं पढ़ा। इसमें से हमारे पास जो है, इसको कवर करने के बाद भी हम लोग इसको एक्स्ट्रा वेलोसिटी दे रहे हैं, यहां से तो क्या दे रहे हैं, एक्स्ट्रा वेलोसिटी। ये इतना जो पार्ट है वो तो यहां तक काम आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बाकी तो एनर्जी क्या होगी, एक्स्ट्रा होगी, बाकी एनर्जी क्या होगी, तो वो एनर्जी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, उसके अकॉर्डिंग वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। तो कैसे निकालेंगे, यहां से अगर सोल्व करें इसको, तो वी आपका कितना आता है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड आ जाता है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इतने से एस्केप कर दिया, आपकी इतनी वेलोसिटी आ गई। अब क्या करें बताओ, हैं? हाँ ये आर हो जाएगा, उसमें कोई फर्क नहीं, माइनस जी एम अपॉन आर। अब ये तो प्रॉब्लम आ गई, हम्म? कह रहा है अरविंद, मामला गड़बड़ हो गया ना, हम्म? अरे इधर क्या करेंगे बता, कैसे करेंगे, हम्म? 22.4 तो है नहीं, अगर वो होता सीधा आंसर दे देते 22.4। हो सकता है इसके नियर बाई में आंसर कौन सा आएगा आपका, 19.23 किलोमीटर पर सेकेंड, ये होगा पक्का। चलो ठीक है, तुक्का तो कैसे मारेगा, तुक्का नहीं मारता। अगला क्वेश्चन देखो, द रेडियस ऑफ द अर्थ वेयर टू श्रिंक बाय 1%, देन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस। ये कल भी कहता हमने,
रेडियस को 1% से श्रिंक करेंगे तो इसमें उसमें आंसर भी दे रखा है, इसमें नहीं दे रखा है। देन द एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस, एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा? इंक्रीज होगा, वुड इंक्रीज। क्या होगा? वुड इंक्रीज। कल पढ़ा था हमने, वुड इंक्रीज। द एस्केप वेलोसिटी ऑफ बॉडी डिपेंड अपॉन द मास, एस्केप वेलोसिटी मास पे डिपेंड करती है क्या? नहीं करती। तो m की पावर 0, क्या आएगा? m की पावर 0। क्या हो जाएगा क्वेश्चन? m की पावर 0। फिर है 25 नंबर क्वेश्चन, the escape velocity of for a body projected vertically upward from the surface of earth is 11.2 km per second. If the body is projected at an angle of 45 degree with the vertical, the escape velocity will be, क्योंकि escape velocity angular projection में फर्क नहीं पड़ता है, चाहे किसी एंगल में प्रोजेक्ट करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो escape velocity will be 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड ही होगा। ठीक है, सेम का सेम है। नेक्स्ट क्या है? द मैन वेट 60 न्यूटन ऑन द अर्थ सरफेस, व्हाट डेप्थ बिलो द अर्थ सरफेस वेट बिकम द 30 न्यूटन। 30 न्यूटन कितने पे होगा डेप्थ पे? आधा जी कहाँ पर जाएगा? जी आपका जी डैश इक्वल टू क्या होना चाहिए? जी डैश इक्वल टू क्या होना चाहिए आपका? जी बाई 2 होना चाहिए, तभी तो 30 न्यूटन होगा। तो जी डी इक्वल टू क्या हमारे पास? जी 1 माइनस डी अपॉन आर। तो ये जी बाई 2 है, जी से जी क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो 1/2 इक्वल टू डी अपॉन आर, तो डी इक्वल टू क्या आ जाएगा? r/2। कितना आएगा? तो क्या आंसर होगा इसमें? 60 न्यूटन। r/2 का मतलब क्या हो गया? 3200 किलोमीटर डेप्थ में जाएगा। पूरी रेडियस कितनी होती है? 6400 किलोमीटर। पूरी रेडियस कितनी होती है अर्थ की? 6400 किलोमीटर। तो पूरी रेडियस आपकी 6400 किलोमीटर है, उसके हाफ में जाना पड़ेगा ताकि वेट क्या हो जाए? हाफ हो जाए। वेट हाफ करने के लिए हमें जी को हाफ करना है। किसको हाफ करना है? जी को हाफ करना है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा? द रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ टू सैटेलाइट ए एंड बी of the earth are 4r and r respectively. If the orbital speed of the satellite A is 3v, then the orbital speed of satellite B will be. सैटेलाइट A की स्पीड कितनी है? 3v है, तो सैटेलाइट B की स्पीड क्या होगी? तो हम लोगों ने पढ़ा है कि v नॉट इक्वल टू क्या होता है? रूट जी आर, रूट जी आर। तो वी ए इक्वल टू रूट जी आर ए, और वी, इसको नए पेपर में ले लेते हैं, एक मिनट। क्या है कि सैटेलाइट जो है, एक एक सैटेलाइट अर्थ का अराउंड जो रेडियस है, ये दो इस टाइप के सैटेलाइट है। यहाँ अर्थ है मान लो, यहां से जो इसकी रेडियस है जो है आर, दूसरे कितनी है? 4r। सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ टू सैटेलाइट एंड बी ऑफ द रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ टेट्रा। ठीक है, r एंड 4r है, तो हमारे पास वी ए इक्वल टू रूट जी आर लिख सकते हैं, और वी बी इक्वल टू क्या लिखेंगे? रूट जी 4r। तो इसको लिखते टू रूट जी आर। तो यहां पे कितनी दे रखी है हमारे पास? जी आर। वी ए किसकी इक्वल है? वी ए किसकी इक्वल है बेटा हमारे पास? 3v है। किसकी इक्वल है? 3v। तो वी बी कितना हो जाएगा? 6v। कौन सा ऑप्शन होगा? सी। कौन सा ऑप्शन होगा? सी। समझ में आ गई चीज? वी नॉट का फॉर्मूला होता है ना बेटा, रूट जी आर, रूट जी आर ये होता है। तो पहले में तो आर आपका है, और दूसरे में कितना है? रेडियस 4r। तो ये दोनों में कंपेयर कर लो। रूट जी आर की वैल्यू आपको दे रखी है, वी ए की इक्वल टू 3v है। किसकी इक्वल है? 3v है। तो इसमें कितनी हो जाएगी? रूट टू जी आर मीन्स 2 इंटू 3v। कितना हो गया? 6v। ठीक है, नेक्स्ट। A body weight 250 Newton on the surface of Earth, assuming this Earth to be a sphere of uniform mass density, how much would it weigh halfway down the center of the Earth? Halfway down the center of the Earth. Hey, hello.
जब अंदर चले जाएंगे हाफ पे, तो हमने अभी देखा था ना, वेट भी क्या हो रहा था, हाफ हो रहा था। तो कितना होगा 250 न्यूटन वाले का, 125 न्यूटन। कितना हो जाएगा? अभी हमने देखा ना कि डेप्थ हाफ है रेडियस की, तो जो जी डी होगा, जी डी इक्वल टू जी 1 - R/2 इंटू अपॉन आर करेंगे तो 1/1 - 1/2 होगा। तो वो वेट भी क्या हो जाएगा, हाफ, 125 न्यूटन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, द हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आर -5.4 × 10⁷ जूल केजी पर केजी स्क्वायर है, एंड पर केजी होना चाहिए, जूल पर केजी, एंड 6 मीटर पर सेकेंड रेस्पेक्टिवली। द रेडियस ऑफ द अर्थ इज 640 किलोमीटर। किस हाइट पे, ये क्या पूछ रहा है, किस हाइट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसके इक्वल हो जाएगी, -5.4 × 10⁷, और जो एक्सीलरेशन है वो 6 के इक्वल हो रहा है। किसके इक्वल हो रहा है, 6 के इक्वल। तो आपको आप तो दोनों लेने की जरूरत नहीं, दोनों में से कौन सा एक चीज यूज कर सकते हो, कौन सी, केवल एक्सीलरेशन वाला, केवल कौन सा कंसेप्ट यूज कर लो, पता है ना एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है रे, हैं, एक्सीलरेशन फॉर्मूला नहीं याद है तुम लोगों को, हे भगवान, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला है, किसी हाइट पे ये ले लें, हाँ तो एक्सीलरेशन ही था, ये क्या है, हाइट पे, हाइट पे इसने क्या बोला है, ये 6 है, कितना है, 6 है, कितना है, 6, और ये कितना होता है 9.8, 1 + h/r का होल स्क्वायर। तो 1 + h/r का होल स्क्वायर इक्वल टू 9.8/6, कितना आएगा, कितना आएगा 1.6, नियर बाई 1.6, और आगे क्या करेंगे, कितना होगा ये बताओ, 1.63, ये आया, या इसको ऐसे सकते हैं 1 + h/r इक्वल टू 163/100, और इसका रूट कर दें, इसका क्या कर दें, रूट। अरे हीरो, 163 किसके इक्वल आता है, 163 किसके स्क्वायर रूट के इक्वल है, हैं, ये 13 कर दें इसको, लगभग 13 है, नियर बाई में क्या है 13, और ये 10, तो 1.3 हो जाएगा। h/r किसके इक्वल होगा, 0.3, तो h इक्वल टू कितना होगा, r कितना दे रखा है, क्या रे, कितना आएगा, वन 1920 किलोमीटर आ रहा है, नियर बाय में 2000 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हमने अप्रोक्सीमेट वैल्यू दी थी ना, अप्रोक्सीमेटली वैल्यू दी थी हमने, 1.3 थोड़ी ज्यादा ही आएगा ना, ये तो 1 पॉइंट ज्यादा तो नहीं आएगी, कम आएगी, पर हमने पहले भी वैल्यू सारी यहाँ पे के लिए 9.8 10 भी ले सकते हो अप्रोक्सीमेटली के अंदर, तो इसके आएगा लगभग 1900 और 2000 के आसपास का, तो कितना आएगा, हम्म, ये रहा, कितना आएगा, किसमें है ईश्वर, सी में है, किसमें है, सी में है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, 32, a synchronous relay satellite reflect TV signal and transmit TV program for the one part of the world to the other part because of, क्या होगा, synchronous relay satellite reflect TV signal and transmit TV program from one part of the world to the other part of the, because it mass is less than the mass of earth, time period of the revolution is greater than the time period of the rotation of the earth, time period of the revolution of the less than time period of revolution equal to the time period of the rotation of the earth। क्या होगा, जियो स्टेशन सैटेलाइट होता है, सिंक्रोनस का मतलब जियो स्टेशन एक टाइम के साथ सिंक्रोनस करना, जो प्लानट का टाइम पीरियड है रोटेशन का वही किसका है,
सैटेलाइट्स का है, तो उसको बोलते हैं सिंक्रोनस सैटेलाइट। क्या बोलते हैं? और ऐसा सैटेलाइट होता क्या है? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। दैट मीन्स दीज आर टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट विल बी इक्वल टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ। ऑप्शन कौन सा सही होगा इसमें? डी। डी है ना, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट क्या है? नेक्स्ट पार्ट क्या आपका? एट वॉट हाइट h above the earth the value of acceleration due to gravity g become g by 2। g become g by 2। g become g by 2 कितने पे होगा बताओ? किस हाइट पे होगा g become g by 2? हैं? किस हाइट पे होगा g become g by 2? अब देखो बेटा, तो इसमें क्या होगा? जी एच इक्वल टू जी बाई 2। तो हमारे पास होता क्या है? जी अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर इक्वल टू जी बाई 2। जी से जी क्या हो गया? कैंसिल। तो 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर इक्वल टू 2। 1 प्लस एच अपॉन आर इक्वल टू क्या लिखेंगे बेटा? √2। तो एच बाई आर इक्वल टू क्या होगा? √2 माइनस 1। तो एच इक्वल टू कितना हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन है? कौन सा ऑप्शन है? क्वेश्चन नंबर कौन सा था? डी ऑप्शन सही है। कौन सा है? डी। √2 माइनस 1 अप इंटू आर कितने है? डी ऑप्शन में है। क्या? 2600 गलत हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। कहाँ देखा तूने दे रखा? नीचे कहाँ है आंसर? अच्छा हाँ ठीक है, कोई नहीं, वो गलत हो सकता है। ये समझ में आ गया, इसका डी होगा। फिर अगला है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट हैविंग मास m एंड रोटेटिंग एट द हाइट ऑफ 6.4 into 10 power 6 6.4 into 10 power 6 मीटर फ्रॉम द अर्थ सेंटर इज। क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट जिसका मास कितना है? m है, और रोटेटिंग की हाइट कितनी है? हाइट ऑफ 6.4 into 10 power 6 मीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी बताओ? देखो, सिंपल सा फॉर्मूला आपके पास है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? U इक्वल टू माइनस जी एम ई एम अपॉन आर। ठीक है। अब ये जो रेडियस है पता है आपको? 6.4 इंटू 10 की पावर 6 अर्थ की रेडियस होती है। होती कि नहीं होती? रेड अरे ये अर्थ की रेडियस है कि नहीं है? अर्थ की रेडियस है? अर्थ की रेडियस है ये? हाँ? रेडियस क्या होती है अर्थ की पता है? 6400 किलोमीटर। इसको मीटर में करेंगे क्या आएगा? 6400 इंटू 10⁻³ अब इसमें 3 पॉइंट लगाए तो क्या आएगा यहाँ पे? 6.4 इंटू 10⁻6 आएगा नहीं आएगा? तो ये एक्चुअली जो रेडियस हो जाएगी, इतनी सरफेस है, हाइट है इसकी, ये अर्थ है। यहां से ये तो आर हो गया, और इसके ऊपर आर और है। इसके ऊपर आर क्या है? और है। तो पूरी डिस्टेंस कितनी हो गई? 2r हो गई यहाँ पे। तो कितना हो गया? माइनस जी एम ई एम अपॉन 2r। कितना हो गया? 2r। ठीक है, हुआ कि नहीं हुआ? और यह आप एक फॉर्मूला सीधा भी पढ़ सकते हो, आपको याद हो तो, कि एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? U इक्वल टू एम जी एच अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर। एच किसके इक्वल? आर के इक्वल है कि नहीं है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एम जी आर अपॉन 1 प्लस 1 कितना होगा? 1/2 एम जी आर। 1/2, 1/2 का मतलब कितना हुआ? 0.5 एम जी आर। कितनी होगी? 0.5 एम जी आर। एम जी एच होता है ना पोटेंशियल एनर्जी, एम जी एच अपॉन, ये फॉर्मूला लिखते हैं ना, एम जी एच अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर। एम जी एच अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर। लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। लास्ट क्वेश्चन क्या है आपका? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट? कौन सा करेक्ट है? एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द अर्थ। एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी मास पे करता डिपेंड?
अर्थ के मास पे डिपेंड करता है ना भाई, जी इक्वल टू क्या करते हैं, रूट जी एम अपॉन आर, अर्थ के मास पे डिपेंड करता है। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीज विद द इंक्रीजिंग डेप्थ, नहीं गलत है। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीज विद द इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड, गलत है। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड, है सही है, ये भी तो सही है। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज विथ इंक्रीज एल्टीट्यूड, हाइट बढ़ने से क्या होगा, ठीक है। अच्छा इसने पहले में देखो इंडिपेंडेंट बोला है अर्थ के मास से, इंडिपेंडेंट थोड़ी होता है, डिपेंडेंट होता है, तो पहला गलत हो गया ना, अपने इंडिपेंडेंट नहीं पढ़ा था, इंडिपेंडेंट पढ़ा। तो केवल डी ऑप्शन सही है। कौन सा सही है, डी, क्योंकि मास पे डिपेंड करता है, वो ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करता है, अर्थ के मास पे तो डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, टाइम पीरियड ऑफ जियोस्टेशन सैटेलाइट इज ग्रेटर देन द टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन, ये तो गलत है, क्योंकि जियोस्टेशन का मतलब क्या हो गया, टाइम पीरियड सेम होना, ठीक है। जियोस्टेशन सैटेलाइट गोज अराउंड द अर्थ इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, जियोस्टेशन सैटेलाइट गोज अराउंड द अर्थ इन वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन, और टाइम पीरियड ऑफ द जियोस्टेशन सैटेलाइट इज लेस देन, ये तो गलत हो गया। इसका मतलब सही में तो कौन सा है, बी और सी में से है, बी और सी में से कौन सा सही है बताओ अब। किसमें जाता है, ईस्ट वेस्ट में जाता है, वेस्ट ईस्ट में जाता है, वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन में जाता है, किस में जाता है, वेस्ट ईस्ट में जाता है, ये ध्यान रखना। फिर हम कुछ एक्सलेशन रीजन के क्वेश्चन भी देख लेते हैं। एक्सलेशन रीजन, हाँ आज ही करा देते हैं। एक्सलेशन क्या है, पहला, द मास ऑफ द बॉडी दैट वेट 1 न्यूटन एट द सरफेस ऑफ द अर्थ इज सेम ऑन द सरफेस ऑफ द मून, गलत है। रीजन क्या, एक्सलेशन गलत है, रीजन क्या है, वैल्यू ऑफ एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी नॉट सेम एंड अर्थ, बिल्कुल रीजन तो सही है, एक्सलेशन क्या है, गलत है। द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज सेम एज एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम है, नहीं, ए कैपिटल जी और स्मॉल जी सेम थोड़ी है, दोनों अलग अलग है, तो एक्सलेशन गलत है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी हैव सेम डायमेंशनल फॉर्मूला, क्या सेम डायमेंशनल फॉर्मूला है, दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला भी अलग अलग होता है, दोनों ही गलत है, ए एंड आर दोनों ही गलत है। फिर है द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द बॉडी ऑन विच फोर्स अप्लाइड, ये ठीक है। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट क्वांटिटी नहीं है, बट ये हाइट पे डिपेंड करता है। एक्सीलरेशन क्या है, इसका गलत है, रीजन क्या है, एक्सीलरेशन सही है, रीजन गलत है। in if a simple pendulum is suspended in a lift and lift is falling freely, then its time period become infinite, time period become infinite, बिल्कुल सही बोल रहा है, टाइम पीरियड इनफाइनाइट ही होगा, जीरो नहीं होगा। t इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला पेंडुलम का, t इक्वल होता है 2 पाई रूट एल अपॉन जी, जैसे अगर और फ्रीली फॉल होगा जी जीरो हो जाता है, जी कितना होता है जीरो, तो 2 पाई एल अपॉन जीरो कितना आएगा, इनफाइनाइट, ठीक है। फिर ये क्या बोल रहा है, रीजन में फ्री फॉलिंग बॉडी है एक्सीलरेशन इक्वल टू द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, फ्रीली फॉलिंग बॉडी का एक्सीलरेशन ग्रेविटी के इक्वल होता है क्या, नहीं होता है, ठीक है, जीरो होता है, कितना होता है, जीरो होता है। फ्रीली फॉलिंग बॉडी का रीजन सही है इसमें, फ्रीली फॉलिंग बॉडी का एक्सीलरेशन तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल ही होता है, पर ये पेंडुलम तो लिफ्ट के अंदर है, तो लिफ्ट का एक्सीलरेशन क्या हो गया, जी हो गया। तो हमारा लिफ्ट में जब मोशन होता है ना, तो ऐसा होता है, नेट एक्सीलरेशन जी इक्वल टू जी माइनस ए, तो जी माइनस जी इक्वल टू कितना होगा, जीरो हो जाएगा, जी माइनस जी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। अगला क्या है, द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर ए सर्कुलर मोशन ऑफ अर्थ कम्स फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड सन, ठीक है, सही, बिल्कुल ये तो सही है, रीजन तो एक्सीलरेशन सही है। द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट अपॉन द अर्थ रिवॉल्विंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट अबाउट द सन, हेंस वर्क शुड बी डन ऑन द अर्थ, हैं, ऐसा तो कुछ है नहीं वर्क का रिलेटेड, तो वर्क का कहीं आंसर पढ़ा आपने, वर्क से तो कोई इसका रिलेशन नहीं है।
the gravitational force act upon the earth revolving in a circular orbit अराउंड द सन, हैंस वर्क शुड बी डन ऑन द अर्थ. वर्क डन नहीं होता है क्योंकि नेट फोर्स तो कितना होता है इस पे, जीरो ही होता है. सेंट्रीपिटल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स एक दूसरे क्या करते हैं, बैलेंस होते हैं. तो रीजन गलत है. ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल इज नेग्लिजिबली स्मॉल कंपेयर टू द इलेक्ट्रिकल फोर्स. बिल्कुल सही, इलेक्ट्रिकल फोर्स बहुत हाई होता है. इलेक्ट्रिकल बहुत ही हाई होता है. जब रेशियो देखें तो नियर बाई 10⁻36 का रेशियो होता है. 10⁻36 टाइम्स इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा होता है. एक्सप्लेन्ड बाय चार्ज पार्टिकल. हाँ, इलेक्ट्रिक फोर्स चार्ज पार्टिकल से एक्सप्लेन, दोनों सही है पर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. ठीक है. एक्सेलरेशन क्या, द रेशियो ऑफ इनर्शियल मास टू ग्रेविटेशनल मास इज इक्वल टू 1. इनर्शियल मास और ग्रेविटेशनल मास का रेशियो 1 होता है. इनर्शियल मास एंड ग्रेविटेशनल मास ऑफ द बॉडी आर इक्विवेलेंट. दोनों सेम होता है क्या, इनर्शियल मास और ग्रेविटेशनल मास? क्या रे, इनर्शियल मास और ग्रेविटेशनल मास सेम होता है क्या? नहीं होता है. तो क्या होगा, हैं? क्या रे, क्या होगा? हैं? इनर्शियल मास क्या होता है बताओ? क्या रे? द रेशियो ऑफ इनर्शियल मास एंड ग्रेविटेशनल मास इज इक्वल टू 1. एक्चुअली इनर्शिया मास से ही डिफाइन होता है. इनर्शिया कैसे डिफाइन होता है, मास से. तो इनर्शियल मास और ग्रेविटेशनल मास क्या है, सेम है. इनर्शियल मास एंड ग्रेविटेशनल मास ऑफ द बॉडी आर इक्विवेलेंट. दोनों सेम ही चीजें, अलग अलग नाम केवल दिए. ग्रेविटेशनल मास बोलो या इनर्शियल मास बोलो. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ अर्थ एट एवरी प्लेस ऑन इट्स. पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव होता है अर्थ सरफेस, तो मैंने पहले भी लिखा है तुम्हें. पोटेंशियल इज ऑलवेज नेगेटिव. एवरी बॉडी ऑन अर्थ बाउंड बाय द अट्रैक्शन ऑफ द. हाँ, अर्थ के अट्रैक्शन के बाउंड से होते हैं कारण पोटेंशियल क्या होता है, नेगेटिव. रीजन भी सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है. करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है. Orbit of a satellite is within the gravitational field of Earth, whereas the escaping is beyond the gravitational field of the Earth. Orbit of a satellite is within the gravitational field of Earth, whereas escaping is beyond the gravitational field of Earth. बिल्कुल सही है. Orbital velocity of a satellite is greater than the escape velocity. रीजन गलत है. रीजन क्या है, गलत है. Earth has an atmosphere but moon does not. सही है. Moon is very small. रीजन में ये कोई मतलब नहीं क्योंकि स्मॉल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. इसका वेलोसिटी कम होती है. द टाइम पीरियड ऑफ जियोस्टेशन सैटेलाइट इज 24 आवर्स. बिल्कुल सही है. जियोस्टेशन सैटेलाइट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ फ्रॉम वेस्ट टू. सही है पर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. बी ऑप्शन सही होगा. ग्रेविटेशन फोर्स ऑन इज ए कंजर्वेटिव फोर्स. ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स है. प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इज नॉट वैलिड फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स. वैलिड होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी. ये रीजन गलत है, बताऊंगा आगे क्या होता है. ठीक है, 12th में आएगा कि अगर एक ही पार्टिकल पर अलग अलग फोर्स अप्लाई होता है ना, तो नेट फोर्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, हर एक का वेक्टर सम करते हैं. क्या करते हैं, वेक्टर. और ग्रेविटेशनल फोर्स भी वेक्टर सम के अकॉर्डिंग कर सकते हैं. ठीक है. Acceleration, two different planets have same escape velocity and value of the escape velocity is a universal constant. नहीं, गलत है. दोनों ही गलत है. दोनों ही क्या है, गलत है. When distance between two bodies is doubled and also mass of the each body is also doubled, the gravitational force between them remains same. नहीं, मास डिस्टेंस को डबल करेंगे और मास को डबल करेंगे ना, तो ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला देखें क्या होगा. हाँ, लिखो बेटा लिखो. ठीक है, तो यहां पे क्या आएगा, डिस्टेंस बिटवीन बॉडीज डबल. एफ इक्वल टू क्या होता है, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर. जब अपन मास को डबल करेंगे 4 हो जाएगा डबल, और रेडियस 2 का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा 4. तो कोई फोर्स में फर्क पड़ा क्या, 4/4 क्या आंसर आया, 1. सेम रहा. ठीक है, ये सही है. अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस. ठीक है, रीजन भी सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है. करेक्ट एक्सप्लेनेशन, उसी कारण ऐसा हो रहा है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 15 वाला. ए बॉडी बिकम वेटलेस एट द सेंटर ऑफ द अर्थ. बिल्कुल सही है, क्योंकि सेंटर ऑफ द अर्थ जी 0 रहता है. ठीक है, एट द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ डिक्रीज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीज. ये तो गलत है, रीजन का कोई मतलब नहीं है. स्पेस रॉकेट आर यूजुअली लॉन्च्ड इन द इक्वेटोरियल लाइन फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज मिनिमम एट द इक्वेटर. तो ये सही है. हाँ, रीजन गलत है. क्या
क्या बोल रहे हो? हाँ, इक्वेटर मिनिमम है, सही तो है ये। तो इसका मतलब दोनों ही सही है। दोनों ही क्या है? रीजन सही है ना। रीजन भी सही है, इसी कारण से ऐसा करते हैं। स्पेस रॉकेट को यूजुअली कहाँ से लॉन्च करते हैं? इक्वेटोरियल लाइन से करते हैं। क्यों करते हैं इक्वेटोरियल लाइन से? क्योंकि एसिलेशन कम होगा। एसिलेशन कम होगा तो वहां से एस्केप करना इजी होगा। वहीं से करने की कोशिश करते हैं। एसिलेशन, वी कैन नॉट मूव इवन ए फिंगर विदाउट डिस्टर्बिंग ऑल द स्टार्स। ऐसा है क्या? वी कैन नॉट मूव इवन ए फिंगर विदाउट डिस्टर्बिंग ऑल द स्टार्स। Every body in the universe attract every each other body with a force which is inversely proportional to square of distance between them। तो ये बिल्कुल दोनों ही सही है, रीजन भी सही है और अट्रैक्ट एक्सेलरेशन। कारण क्या है? अगर आपको कुछ भी करना है तो आप मास को चेंज करोगे, डिस्टेंस चेंज करोगे ना। डिस्टेंस चेंज करोगे मतलब फोर्स क्या होगा दोनों के बीच का? वो फील नहीं होगा पर एक्चुअली डिस्टर्ब तो कर ही रहा है, एक्चुअली डिस्टर्ब तो कर ही रहा है। फिर ए पर्सन सिटिंग इन आर्टिफिशियल सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ फील्स वेटलेस, बिल्कुल सही है। देयर इज नो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सैटेलाइट, रीजन गलत है। ग्रेविटेशनल फोर्स होता है बट उसका नेट रिएक्शन फोर्स क्या होता है? जीरो, इसलिए वेटलेस कंडीशन होती है। सैटेलाइट पे रिएक्शन फोर्स कितना होता है बेटा? जीरो होता है, इसलिए वेटलेसनेस की कंडीशंस आती है। ठीक है, तो इतना ही करेंगे आज के लिए, नेक्स्ट करेंगे कल।